मुंबई माया नगरी, लेकिन इस माया नगरी पर हमेशा किसी न किसी डॉन का, किसी न किसी गिरोह का, किसी न किसी गैंग का काला साया हमेशा मंडराता रहा है। सच कहें तो आज भी मंडरा ही रहा है। वही खौफ, वही आतंक, वही डर जो सालों पहले हुआ करता था, सही मायने में आज भी कायम है। वक्त बदला, चीजें बदली, लेकिन मुंबई से वो खौफ नहीं गया, वो खौफ आज भी कायम है। सच कहें तो लाख छटपटाने के बावजूद भी ये माया नगरी अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाई, उससे बाहर नहीं निकल पाई। आंखें चकाचौंध कर देने वाली ये नगरी हत्या के खौफ से, फिरौती के डर से, फायरिंग के डर से, अपहरण के डर से अभी अपने आप को अभी भी बाहर नहीं कर पाई। कई सारे नाम हैं, कई सारे सितारे हैं, सलमान खान से लेकर रणवीर सिंह तक, जिन्हें धमकियां मिली, जिनसे फिरौती की मांग की गई। आज अखंड विश्लेषण में हम आपको सबसे पहले तो यह बताएंगे कि मुंबई पर किन किन डॉन का किस किस समय में असर रहा। इसके अलावा यह भी बताएंगे कि हाल फिलहाल के कुछ दिनों में कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने इस माया नगरी पर अपनी पकड़ बनाई, कैसे उसका आतंक बढ़ता गया। यह भी बताएंगे कि मॉडस ऑपरेंडी क्या है लॉरेंस बिश्नोई का, बाकियों से कैसे अलग है, क्या मॉडस ऑपरेंडी है, क्या तरीका है। इसके अलावा यह भी बताएंगे कि कौन कौन वो नामी गिरामी सितारे हैं, कौन कौन वो बड़े सेलिब्रिटी हैं जो इनके निशाने पर आए, जिनसे या तो फिरौती की मांग की गई, या धमकी मिली, या कुछ ऐसे भी हैं जिनकी हत्या कर दी गई। तो शुरुआत लॉरेंस बिश्नोई से करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई की सबसे बड़ी ताकत है आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल। नॉर्मल कॉल की जगह, व्हाट्सएप कॉल की जगह वो वीओआईपी कॉल्स का इस्तेमाल करता है। वीओआईपी का मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस कॉल का इसलिए इस्तेमाल करता है कि इस कॉल को सुरक्षा एजेंसियां ट्रैक नहीं कर सकती। ट्रैक करना मुश्किल होता है कि कहां से यह कॉल आया, किसने कॉल किया। लोकेशन ट्रैक नहीं हो सकती है कि कॉल करने वाले की लोकेशन क्या है। तो आधुनिक तकनीक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है धमकी देने के लिए। लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग करता है वो वीओआईपी कॉल का करता है। और जैसा मैंने कहा कि इंटरनेट के जरिए कॉल होता है, ट्रैक करना मुश्किल होता है, लोकेशन पता करना मुश्किल होता है। दूसरा तरीका है एनक्रिप्टेड ऐप। ये इसका इस्तेमाल मैसेजिंग और प्लानिंग के लिए किया जाता है। टेलीग्राम के जरिए, सिग्नल के जरिए इसका इस्तेमाल होता है। और यह भी सुरक्षा एजेंसियों को इसके डेटा के बारे में पता करना, इससे डिकोड करना बेहद ही मुश्किल होता है। यानी इस मैसेज के डेटा को खंगालना, डेटा का पता करना, इस मैसेज के बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठा करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद मुश्किल भरा काम है। तो ये गैंग इसका इस्तेमाल करता है, एनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल करता है। तीसरा सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा। आप देखते होंगे, आप सुनते होंगे कि कोई भी वारदात होती है, उसे तुरंत उसकी जिम्मेदारी ली जाती है लॉरेंस गैंग के द्वारा। जिम्मेदारी लेने का मतलब यह होता है कि यह एक तरह से धमकाने की कोशिश होती है, डराने की कोशिश होती है दूसरे लोगों को। तुरंत जिम्मेदारी ली जाती है फेसबुक के जरिए, फेसबुक पर पोस्ट किया जाता है। ऐसे कईयों ऐसे उदाहरण हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है ताकि एक डर का माहौल बना रहे, आतंक कायम रहे। इतना ही नहीं, जब ये सोशल मीडिया पर जब ये पोस्ट करते हैं तो इनका मकसद ये भी होता है कि देश भर में
विदेशों में भी, क्योंकि इनका नेटवर्क विदेशों में भी है, काफ़ी ज़्यादा कनाडा में है, अमेरिका में है, जो क्रिमिनल माइंड के लड़के हैं, यूथ हैं, वो इनसे आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। वो कहीं ना कहीं इनके गैंग में शामिल होना चाहते हैं। तो इससे जो रिक्रूटमेंट होता है इनके गैंग के सदस्यों का, वो आसान भी हो जाता है। साथ ही क्रिमिनल जो युवा हैं, जो क्रिमिनल माइंड के हैं, उनमें इनकी छवि एक हीरो सी बनती है। ये जो शूटर्स होते हैं इनके, बाकी गैंग से अलग, ये जो शूटर्स का चयन करते हैं, शूटर्स को कोई जिम्मेदारी देते हैं, जो उनको चुनते हैं किसी काम के लिए शूटर्स को, तो ये उन लोगों को चुनते हैं जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, जिनका कोई क्राइम का इतिहास ना हो। और इसके पीछे ये मकसद होता है कि पुलिस जल्द ऐसे लोगों पर हाथ नहीं डाल पाती है। आमतौर पर जब ये इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट होता है कि जब किसी तरह की वारदात होती है, किसी तरह की का कोई क्राइम होता है, तो पुलिस जो हिस्ट्री सीटर्स हैं, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, उनको पकड़ती है, उनसे पूछताछ करती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में के शूटर्स जो होते हैं, वो होते हैं जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होता है। ये नए लोगों को ट्रेंड करते हैं और उनको जिम्मेदारी देते हैं, ताकि पुलिस को चकमा देने में बेहद आसानी हो। रंगदारी और धमकी, पहले ये धमकी देते हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में कई लोगों को दी गई, ये एक इनका मोडस ऑपरेंडी होता है। ये धमकी देते हैं और इसके बाद फिर ये रंगदारी वसूल करते हैं, फिरौती वसूल करते हैं। आदमी डर से पुलिस के पास भी नहीं जाता। कई केसों में ऐसा हुआ कि लोग पुलिस के पास नहीं गए और उन्होंने इनकी मांग को पूरी कर दी। ऐसा भी कई मामलों में ऐसा हुआ है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बरार मिलकर पूरा ये गैंग, इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है, इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है। और उनका ये नेटवर्क विदेशों में भी, जैसा मैंने कहा कि कनाडा और अमेरिका में भी चल रहा है, वहां से भी चलता है। यानी सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों से भी, कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में भी इनका नेटवर्क चल रहा है। अब आइए बताते हैं आपको कि किन किन नामी गिरामी सितारों को हाल फिलहाल में लॉरेंस के गैंग ने धमकी दी। अभी कुछ दिन पहले 10 फरवरी को फिल्म स्टार रणवीर सिंह को धमकी दी गई। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई और करोड़ों रुपए के फिरौती की मांग की। रणवीर सिंह की हाल में ही फिल्म धुरंधर काफी ज्यादा हिट हुई है, काफी चर्चा में है। फिल्म ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। जाहिर है रणवीर पर इनकी नजर पड़ गई। हालांकि मुंबई क्राइम ब्रांच ने उस वॉइस मैसेज को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। साथ ही रणवीर की सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। यह 2 दिन पहले की ताजा घटना है। 31 जनवरी 2026 रोहित सेट्ठी के घर के बाहर 12:30 बजे रात में फायरिंग हुई। 5 राउंड फायरिंग की गई और इसके बाद सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर पोस्ट लिखा गया कि अगली गोली छाती पर लगेगी। यहां भी वही फिरौती, रैंसम मांगा गया। 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री थे, बड़े नेता थे, उनकी हत्या कर दी गई। उनके हत्या की जिम्मेदारी भी ली गई, साथ ही चेतावनी भी दी गई कि सलमान खान और दाऊद इब्राहिम के गैंग को जो भी मदद करेगा, जो भी इनके साथ होगा, उनका यही हश्र होगा। अभी भी जांच चल रही है उसकी। और यह हत्या ऐसी थी कि कई दिनों तक मुंबई मानो सहम सा गया था। 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 5 राउंड फायरिंग हुई थी। इसके बाद उस फायरिंग में सलमान के घर के अंदर भी गोलियां गई थी।
उसके बाद सलमान की सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। आप देखते होंगे अगर सलमान कहीं निकलते हैं तो काफ़ी कड़े सुरक्षा घेरे में निकलते हैं। 1 सितंबर 2024 को पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों, उनके कनाडा वाले घर पे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, उन्हें डराने की कोशिश की गई, फिर फिरौती की बात सामने आई। इसके अलावा 25 नवंबर 2023 को पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल, उनके भी घर पर फायरिंग हुई थी। कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कनाडा में कई बार हो चुकी है, फायरिंग हो चुकी है। जो कपिल शर्मा हमारे कॉमेडियन जो हैं, 19 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पूरे देश को चौंका दिया था, काफ़ी बवाल हुआ था। और उसमें जो नाम आया था वो नाम आया था गोल्डी बरार का। गोल्डी बरार जबकि 2017 में कनाडा चला गया था और तब से वो वहीं से उस गैंग को ऑपरेट भी कर रहा है। इस हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। इस हत्या से बड़ा बवाल मचा था, खास करके पंजाब में, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला बेहद ही लोकप्रिय थे, खूब बवाल मचा था। अभी भी उसकी जांच चल रही है। तो ये हमने पिछले 3 साल के कुछ बड़े नामी गिरामी सितारों पर, उनके ऊपर जो हमले हुए, फायरिंग हुई, धमकियां मिली, उनकी कहानी हमने आपको बताई। लंबी लिस्ट है, हर साल इस तरह के मामले होते रहे हैं पिछले कई सालों से। अब आइए बात करते हैं मुंबई के उन अंडरवर्ल्ड डॉन की जो शुरू से वहां राज करता रहा। सबसे पहला नाम उसमें आता है हाजी मस्तान का। 1960 से 1970 के दशक में हाजी मस्तान वहां का सबसे बड़ा डॉन हुआ करता था। महंगी गाड़ियां, मर्सिडीज कार, सफेद पैंट शर्ट, मुंह में महंगा सिगार, ये उनकी पहचान होती थी। उनको सेलिब्रिटी डॉन भी कहा जाता था। और सबसे बड़ा धंधा उनका स्मगलिंग था। हाजी मस्तान का सबसे बड़ा धंधा स्मगलिंग का कारोबार था। और हाजी मस्तान ने ही अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड को एक साथ ला खड़ा किया था। यानी कई फिल्मों में पैसे लगाए, कई फिल्में प्रोड्यूस करवाए, अपने काले कारोबार के पैसे से, स्मगलिंग के पैसे से कई फिल्में बनवाई। यहां तक कि हाजी मस्तान पर भी कई सारी फिल्में बन चुकी हैं। यानी स्मगलिंग का बॉलीवुड में पैसा लगाने वाला और अंडरवर्ल्ड को बॉलीवुड के साथ खड़ा करने वाला अगर कोई डॉन था, व्यक्ति था, तो वो था हाजी मस्तान। उसके बाद उसी समय में, लगभग उसी समय में, एक और अंडरवर्ल्ड डॉन वहां हुआ करता था। वो था करीम लाला। करीम लाला अफगानिस्तान में पैदा हुआ था, वो भारत का नहीं था। और वो अफगानिस्तान से मुंबई आया और यहां आकर उसने स्मगलिंग शुरू की, ड्रग्स का धंधा शुरू किया, सट्टेबाजी शुरू की। सही मायने में कहें तो करीम लाला को आगे बढ़ाने वाला हाजी मस्तान ही था। हाजी मस्तान ने उसे खूब आगे बढ़ाया और उनके अपने धंधे, जैसे मैंने कहा कि जुए का धंधा, सट्टे का धंधा, ड्रग्स, तस्करी, ये सारे धंधे थे। और हाजी मस्तान कहा करते थे कि अगर मुंबई का असली डॉन कोई है तो करीम लाला ही है। कमोबेश इसी समय में 60-70 के दशक में ही एक और डॉन हुआ था जो साउथ इंडिया का था, वरदराजन मुदलियार। मुंबई में उसे लोग वरदा भाई के नाम से बुलाते थे। साथ ही वो मटका मतलब सट्टा, मुंबई में मटका को सट्टा बोलते हैं, जुए, मटका, सट्टा, उस धंधे में था और उसे मटका किंग कहा जाता था। मटका किंग के नाम से वो जाना जाता था। इसके अलावा जुए और सट्टे के अलावा उसके जो धंधे थे वो ड्रग्स के काम थे और हत्या की सुपारी लेना।
ये नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ था इस दुनिया में, क्राइम की दुनिया में, हत्या की सुपारी लेना। तो हत्या की सुपारी, सट्टे का काम, जुए का काम और ड्रग्स का काम वर्दा भाई किया करते थे। इसके बाद आए यूसुफ पटेल। यूसुफ पटेल भी हाजी मस्तान का बेहद करीबी हुआ करता था और मुंबई बंदरगाहों पर, पोर्ट्स जो हैं, आप फिल्मों में देखते होंगे किस तरह से बंदरगाहों पर स्मगलिंग होती है। आपने सैकड़ों फिल्में ऐसी देखी होंगी जहां मुंबई का जो पोर्ट है, मुंबई का जो बंदरगाह है, वहां गैंगस्टर कैसे, स्मगलर्स कैसे काम करते हैं। आप जरा उस तस्वीर को दिमाग में लाइए। तो इसका काम यूसुफ पटेल स्मगलिंग करता था और मुंबई के बंदरगाह पर 100% अगर किसी का कंट्रोल था तो यूसुफ पटेल का था। पूरी तरह से कंट्रोल उसका था और यह भी हाजी मस्तान का ही करीबी हुआ करता था। इसी दौरान 1980 के दशक में एक और नाम आया, बाबू रेशम। बाबू रेशम इनसे थोड़ा अलग था। उनका काम था जमीनी विवाद को सुलझाना। यानी आपस में अगर जमीन का विवाद है तो आपने अगर उसको पैसे दिए तो दूसरे व्यक्ति को मजबूर करना, धमकी देकर, जरूरी पड़े तो हत्या करना। इसके अलावा किसी की प्रॉपर्टी हथियाना, जबरन किसी के घर को, किसी की जमीन को, किसी की फैक्ट्री को हथिया लेना, यह काम था बाबू रेशम का। इसके अलावा वो स्मगलिंग का भी काम करता था। लेकिन इन सब पे भारी पड़ा जब 1980 के दशक में दौर आया दाऊद का। दाऊद ने मुंबई पर, क्योंकि ये सारे करीब 20 साल 25 साल से हाजी मस्तान से लेकर जितने नाम हमने कहे राज कर रहे थे मुंबई पर। इसके बाद जब दाऊद धीरे धीरे आगे बढ़ा और दाऊद की जब एंट्री हुई पूरी तरह से 1980 के दशक में, तो एक तरह से कहें कि पूरे मुंबई पर दाऊद का कंट्रोल हो। पूरा मुंबई दाऊद के मुट्ठी में था और सही मायने में कहें तो दाऊद अब तक का सबसे शक्तिशाली डॉन बनकर सामने आया। आज की बात करें तो दाऊद अभी पाकिस्तान में है। आईएसआई की उसे पूरी मदद है, पाकिस्तान सरकार की मदद मिल रही उसे। दाऊद की बेटी की शादी जावेद मियांदाद के बेटे से हुई है और फिलहाल वो पाकिस्तान में रह रहा है, लेकिन वहीं से वो अपने गुर्गों के जरिए गैंग ऑपरेट कर रहा है। दाऊद आगे कैसे बढ़ा? दरअसल दाऊद और करीम लाला हमने बताया कि हाजी मस्तान का खासम खास हुआ करता था। करीम लाला ने दाऊद के भाई को मार दिया और दाऊद के गैंग ने करीम लाला के भाई को मार दिया। तो जब करीम लाला के भाई की हत्या की गई तो उस समय पूरा दबदबा था हाजी मस्तान, इन तमाम गैंग का। वैसे में उस हत्या के बाद लोगों को लगने लगा कि दाऊद से बड़ा कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं है, दाऊद से बड़ा कोई अपराधी नहीं है। और तब से दाऊद का वर्चस्व, दाऊद आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद 90 के दौर में दौर आया छोटा राजन का। छोटा राजन दाऊद का दायां हाथ होता था, लेकिन 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद वो दाऊद से अलग हो गया। अगला नाम था छोटा शकील का। दाऊद के सारे धंधे, दाऊद के सारे ऑपरेशंस को अगर कोई देखता था तो छोटा शकील था, 90 के दशक में भी और काफी समय तक। इसके बाद एक और नाम आया अरुण गवली का। चौल में, मुंबई चौल में उनकी बड़ी पकड़ थी और अरुण गवली को लोग डैडी कहते थे। अरुण गवली ने चुनाव भी लड़ा, विधायक बने, उनको लगा कि शायद उनकी नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन वो हो नहीं सका। तो एक और डॉन जो आया था वो अरुण गवली भी था। इसके अलावा एक और नाम आया अमर नायक, यह भी 90 के दशक में था, जिसे एनकाउंटर में मार गिराया गया। उसके बाद अश्विन नायक ने इस गैंग को आगे बढ़ाया, लेकिन एक हमले में वो व्हील चेयर पर चला गया और हालांकि व्हील चेयर पर जाने के बावजूद भी
वो अपने गैंग को ऑपरेट करता रहा। तो ये थी मुंबई की कि उन डॉन की कहानी। और इसके बाद जब हमने बताया कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का गैंग, तो यानी 60 के दशक से लेकर अब तक एक के बाद एक के बाद एक के बाद डॉन के कब्जे में मुंबई रही है, माया नगरी रही है। और कई बार तो इस नगरी पर कई गैंगस्टर ने राज किया है। हमने आपको पूरी कहानी बताई, हमने उन गैंग के नाम बताए, हमने किन किन लोगों पर पिछले सालों में हमले हुए, धमकियां मिली, इनके शिकार हुए, उनके नाम बताए, और इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है ये भी आपको बताया। धन्यवाद।